नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। राजस्थान की अहम खबरों के साथ हाजिर हूं मैं शिल्पा तोमर। कोरोना अब गांव में भी अपनी रफ्तार पकड़ चुका है। सीएमआर में कोविड समीक्षा बैठक के दौरान सीएम अशोक गहलोत ने निर्देश दिए हैं कि सीएचसी एवं पीएचसी के लिए 25,000 नर्सिंग कर्मियों और 1,000 डॉक्टरों की तत्काल अस्थायी सेवाएं ली जाए। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर कोविड कंसल्टेशन और कोविड केयर सेंटर के रूप में विकसित सीएचसी में आईसीयू और हाई फ्लो ऑक्सीजन के 10 बेड के साथ ही शिशु गहन चिकित्सा इकाई लगाने के भी निर्देश दिए। वहीं जयपुर में डोर टू डोर सर्वे के लिए 1200 टीमें गठित, प्रत्येक पीएचसी पर 5 और सीएचसी पर 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स लगाए जाने के निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से जारी किए गए। संजय वर्मा हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। संजय, और क्या कुछ सीएम की तरफ से निर्देश में कहा गया है? कितने प्रमुखता के साथ, कितनी शिद्दत के साथ यहाँ पर कोरोना के खिलाफ जंग लड़ी जा रही है? बिल्कुल शिल्पा, मैं बता दूं, जिस तरह से राजस्थान में अब शहरों के बाद अब ग्रामीण क्षेत्र में कोरोना का जो कहर है वो शुरू हो गया है। ग्रामीण क्षेत्र में अब लगातार कोरोना अपने पैर पसारता जा रहा है। इसको देखते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ग्रामीण क्षेत्र पर सीएचसी और पीएचसी के लिए 1,000 डॉक्टर और 25,000 नर्सिंग कर्मियों को अस्थायी सेवा देने के लिए कहा गया है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को कहा है कि तत्काल 1,000 डॉक्टर और 25,000 नर्सिंग कर्मी जो ट्रेनिंग करके बैठे हुए हैं उनको उनकी सेवाएं ली जाए, अस्थायी रूप से उनको काम में लगाया जाए। और ब्लॉक स्तर पर कोविड कंसल्टेंट एवं कोविड केयर सेंटर के रूप में विकसित सीएचसी और आईसीयू को हाई फ्लो ऑक्सीजन के 10 बेड के साथ शिशु गहन चिकित्सा इकाई को लगाने के भी निर्देश दिए हैं। और जयपुर में डोर टू डोर सर्वे के लिए 1200 टीमें गठित की गई हैं जो प्रत्येक पीएचसी पर 5 और सीएचसी पर 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाएंगे। ताऊ तूफान के कारण अस्पतालों को बिजली आपूर्ति के लिए जनरेटर की वैकल्पिक व्यवस्था करने के लिए भी निर्देश अशोक गहलोत ने सभी स्वास्थ्य विभाग के सभी सेंटर्स को दिए हैं। और जयपुर के 11 लाख परिवारों के सर्वे के लिए 1200 कर्मचारियों की टीम बनाई गई है जो घर घर जाकर सर्वे करेगी कि कौन अभी कोरोना से प्रभावित है, कौन ठीक होकर आया है और उनकी क्या स्थिति है। जी शिल्पा, ठीक है। इस तरह से फिलहाल पूरा डेटा के मुताबिक आगे की रणनीति पर विचार किया जा रहा है, एक एक कदम सोच समझ कर लिया जा रहा है। ऐसे में ये बताएं कि ये सारी तैयारियां जो की जा रही है और जिस तरह से धरातल पर उतारने की बात कही जा रही है, किस हद तक यहाँ पर इसकी मॉनिटरिंग भी होगी? क्योंकि जाहिर सी बात है, कितनी भी तैयारियां कागजों में हो, जब तक वो धरातल पर नहीं उतरेगी संजय, तब तक असर नहीं होगा। बिल्कुल शिल्पा, इसके लिए व्यापक तैयारी की गई है। जिला कलेक्टर, जो जयपुर के जिला कलेक्टर है अंतर सिंह नेहरा और तमाम स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बैठक की है और बैठक करके 13,000 कस्बों में 30,000 परिवारों को चिन्हित किया गया है, जिसमें 78,344 लोगों को कोरोना से संक्रमण होने के लक्षण पाए गए हैं। तो इस तरह से विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है और तकरीबन ग्रामीण क्षेत्र में प्रशासन को लगता है कि आगामी सप्ताह में 3 गुना यानी कि 2,35,000 कोरोना के मरीज सामने आ सकते हैं। इसलिए सर्वे टीम को रिपोर्ट में गांव के एक एएनएम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा दवाई वितरण करने का काम भी अभी से शुरू करा दिया गया है। जयपुर ग्रामीण क्षेत्र की अगर बात करें तो 35 लाख की आबादी है, लेकिन कुछ ही स्वास्थ्य केंद्रों पर आरपीटीसी जांच की सुविधा होने के कारण लोग जांच नहीं करा पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में अब तक 481 एंटी कोविड टीमों बचाव के उपाय टीकाकरण में लगी हुई हैं। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूरी तरह से इस महामारी को रोकने के लिए प्रयास कर रहे हैं और 6,000 घरों से अधिक पर जागरूक करने के लिए इस तरह के स्टिकर और पोस्टर भी चिपकाने का काम किया जा रहा है कि उनके आसपास कोई कोरोना के लक्षण वाले लोग पाए जाएं, उनकी सूचना तत्काल चिकित्सा विभाग को दी जाए जिससे कि चिकित्सा विभाग उनका तत्काल उपचार कर सके। ठीक है, ऐसे में इस कदम को इम्प्लीमेंट करने के लिए संजय, कहीं कोई डॉक्टर्स की, नर्सेस की कमी तो नहीं ना? नहीं, अभी इस तरह की कोई नहीं है। कुछ रिटायर्ड, जो डॉक्टर रिटायर्ड हो गए, उनको भी इस काम में लगाने का काम राजस्थान सरकार की ओर से किया जा रहा है। व्यवस्था तो है, लेकिन जिस तरह से महामारी फैली हुई है और लोगों की जो संख्या है वो लगातार जिस तरह से बढ़ रही है, लेकिन आज थोड़ी जयपुर में राहत है। तो कुछ ग्राफ आज गिरा है 15%, जो है उनकी संख्या आज 15% गिरी है। ये एक राहत की खबर जरूर है शिल्पा। ठीक है, शुक्रिया आपका संजय वर्मा इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। वहीं जोधपुर कोरोना संक्रमित आसाराम की तबीयत नासाज चल रही है। एम्स में भर्ती आसाराम के पेट में अल्सर की शिकायत है।
एंडोस्कोपी करने के लिए सोमवार को एम्स से मथुरादास माथुर अस्पताल उन्हें ले जाया गया, जहां पर हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से रविवार को उसको 2 यूनिट खून भी चढ़ाना पड़ गया था। एम्स के डॉक्टर्स लगातार उसकी सेहत पर नजर रखे हुए हैं। एंडोस्कोपी के बाद उसे वापस एम्स ले जाया गया। नाबालिग छात्रा के दुष्कर्म मामले में आजीवन कारावास की सजा आसाराम काट रहा है। आसाराम का दूसरे कैदियों के साथ कोरोना सैंपल लिया गया था। कोरोना सैंपल लिए जाने के बाद उसकी रिपोर्ट आई। पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद आसाराम का ऑक्सीजन लेवल भी गिरना शुरू हो गया। बाद में उसे महात्मा गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 2 दिन तक महात्मा गांधी अस्पताल में रखने के बाद उसे एम्स भेज दिया गया। एम्स में कोरोना का इलाज करने के साथ ही पेट में दर्द की शिकायत के बाद डॉक्टर्स ने उसकी स्वास्थ्य की जांच की थी। उनका हीमोग्लोबिन बहुत कम होने के बाद 2 यूनिट खून चढ़ाया गया। उसके पेट में अल्सर की जांच करने के लिए आज एंडोस्कोपी भी कराने का फैसला लिया गया। इस पर उसे एंडोस्कोपी के लिए कड़े सुरक्षा घेरे में MGM अस्पताल ले जाया गया। आसाराम ने कोरोना संक्रमित होने के बाद अपनी बीमारियों का इलाज आयुर्वेद पद्धति से कराने के लिए 2 महीने की अंतरिम जमानत के लिए राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका भी पेश कर रखी है, जहां पर हाईकोर्ट ने 21 मई को अगली सुनवाई करने की बात कही। कोर्ट ने एम्स से आसाराम की पूरी मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। इसके आधार पर उसकी जमानत याचिका पर आगे का फैसला किया जाएगा। लोकेश हमारे साथ संवाददाता और ज्यादा जानकारी के साथ इस समय जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। लोकेश, सबसे पहले तो आसाराम की तबीयत कैसी है ये बताए। जिस तरह से कहा जा रहा था कि ऑक्सीजन लेवल गिरता जा रहा है, हीमोग्लोबिन की कमी देखी गई है, फिलहाल क्या अपडेट? मैम, आज अचानक आसाराम की एम्स के अंदर तबीयत खराब हो गई थी। तबीयत खराब होने के बाद में उन्हें सिटी स्कैन के लिए MGM अस्पताल लाया गया। वहाँ पे काफी देर तक उनकी जांचें हुई। जांच होने के बाद में 2 यूनिट ब्लड भी उनको चढ़ाया गया है। और वहां से जब वो रवाना हुए वापस एम्स के लिए, तो मतलब इस तरीके से थे कि मतलब उनको भक्तों का जब जमावड़ा नजर नहीं आया तो एक बार आसाराम कहीं ना कहीं नाराज हो गए और उदासी की हालत में वो एम्स पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आसाराम की 21 तारीख को सुनवाई भी हाईकोर्ट में होने वाली है जमानत के ऊपर। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि जमानत याचिका के लिए आसाराम एक बार फिर बीमारी का मतलब एक नाटक कर रहे हैं। ऐसे में क्या सारी रिपोर्ट्स आ चुकी है या कुछ रिपोर्ट्स का आना बाकी है? क्योंकि उसके आधार पर ही जब सारी मेडिकल रिपोर्ट्स कोर्ट में पहुंचेगी, आगे की कोई भी फैसला आगे लिया जा सकेगा। क्योंकि याचिका जो उसने डाली हुई है बेल के लिए, उस पर फैसला तभी संभव है। जिस तरीके से आसाराम आज एकदम सीरियस हुए और एकदम उनकी हालत खराब हो गई थी, उसके बाद में 2 यूनिट उन्हें ब्लड भी चढ़ा है और जांचें हुई है। अब जांच की रिपोर्ट अभी आना बाकी है कि किस तरीके से उनकी ये अभी बीमारी है, क्या हालात है उस बीमारी के अंदर, ये अभी देखना बाकी होगा। लेकिन 21 मई को हाईकोर्ट में भी उनकी सुनवाई होने वाली है। तो ये जांच रिपोर्ट पे ही निर्भर करेगा कि आसाराम को जमानत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका लोकेश व्यास इस पूरी जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। फिलहाल तो पल पल की नज़र यहाँ पर इस समय आसाराम बापू की सेहत पर रखी जा रही है। तमाम डॉक्टर्स की टीम वहाँ पर लगी हुई है। एंडोस्कोपी, इसके अलावा हीमोग्लोबिन की कमी, इसके अलावा ऑक्सीजन लेवल जिस तरह से घटता जा रहा था, बाकायदा पूरा ट्रीटमेंट आसाराम को दिया जा रहा है। पेट में भी अल्सर की शिकायत, कई रिपोर्ट्स आ चुकी है, कुछ रिपोर्ट्स आनी बाकी है। अब खबर पाली से है, जहां पर अल्पसंख्यक मामलात, वक्फ और जन अभाव अभियोग निराकरण मंत्री और पाली के प्रभारी मंत्री शाले मोहब्बत में बैठक की गई। यहां पर इस बैठक में जिला स्तरीय अधिकारियों के मौजूद रहने की खबर सामने आई। जिले में सभी व्यवस्थाओं की जानकारी इस दौरान ली गई। आपको बता दें, इस बैठक में कोरोना संक्रमित मरीजों को लेकर और साथ ही कोविड सेंटर्स को लेकर भी जानकारी साझा की गई। तमाम डेटा वहां पर रखा गया, क्या ताजा स्थिति है उस पर चर्चा की गई। वहीं सवाई माधोपुर जिला प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने सवाई माधोपुर के दौरे पर वो पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में जिलाधिकारियों की बैठक लेकर कोरोना संक्रमण की रोकथाम की व्यवस्थाओं के बारे में समीक्षा की। इसके अलावा कोरोना की रोकथाम के व्यापक उपाय क्या कुछ होने चाहिए
ये निर्देश दिए गए संबंधित अधिकारियों को। जिला प्रभारी मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बताया, जिले में कोरोना की स्थिति पूरी तरह से कंट्रोल में है। जिला स्तर पर अस्पतालों में लोड ना हो, इसके लिए सीएचसी स्तर पर भी कोरोना संक्रमित को भर्ती कर इलाज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके चलते जिला अस्पतालों में मरीजों का दबाव कम होगा, लोगों को उचित चिकित्सा उपलब्ध हो पाएगी। प्रभारी मंत्री ने बताया, जिले में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अन्य चिकित्सीय उपकरण और दवा की पूरी व्यवस्था है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं। कोरोना की रोकथाम को लेकर जिले में बेहतर प्रबंधन भी किया जा रहा है। 18 साल से ज्यादा की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए राज्य सरकार ग्लोबल टेंडर भी करने जा रही है। केंद्र सरकार से निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध करवाने का भी आग्रह किया गया था, जिसे केंद्र सरकार ने ठुकरा दिया। ऐसे में राज्य सरकार ने ही अब अपने स्तर पर, अपने लेवल पर ग्लोबल टेंडर करते हुए प्रदेश के लोगों को वैक्सीन उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर राज्य सरकार कुछ इस तरह से पूरी तरह से मुस्तैद है। का साइक्लोन आता है, आपने देखा आता हुआ, कभी गंभीर भी आ जाता है, कभी स्लो भी आता है, कभी फास्ट भी आता है। कैसा आएगा ये तो उसके ऊपर डिपेंड है, पर हमारी सरकार की ओर से कल सीएस ने भी सारे कलेक्टर्स की मीटिंग लेके उनको निर्देश दिया। सरकार पूरी तरह से उसके लिए सावचेत है, पूरी तरह से उसकी समीक्षा करेंगे, पूरी तरह से तैयारी करके उसको निकालेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.